हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू 1967 के ऊपर। यह हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11 पार्टीशन, तो उसके रिमेनिंग जो सेक्शन है 144 टू 155 टू 150, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 144 जो डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड रेंट आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद रेवेन्यू और रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास नंबर 1 के में ये बात कर रहा है कि जिन जिन शख्स के बीच में पार्टीशन हुई है, मीन्स के पार्टीशन के बाद जो जो उन ज़मीन के होल्डर्स हैं, होल्डिंग जिन जिन शख्स के पास है, वो रेवेन्यू की अमाउंट पेड करेंगे अलग अलग अपने अपने पोर्शन की, और रेवेन्यू की अमाउंट जो है डिटरमाइन करेगा रेवेन्यू ऑफिसर। क्लास नंबर 2 में ये बात कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो क्लास नंबर 1 में या सही सब सेक्शन 1 में जो डिसीजन ले रहा है रेवेन्यू के मुताबिक कि कौन कौन शख्स रेवेन्यू पेड करेगा, तो फर्दर इसमें यह बात कर रहा है कि सेक्शन नंबर 67 के सब क्लास नंबर 1 के मुताबिक अगर किसी शख्स की जो है पार्टीशन से पहले, मीन्स कि किसी ज़मीन की पार्टीशन हो रही है, उसके पार्टीशन से पहले कुछ असिस्मेंट रहे हुए हैं, कुछ बकाया जात रही हुई है, तो क्या होगा कि सेक्शन 67 के मुताबिक वो बकाया जात जो है हर वो शख्स इक्वली पे करेगा जिनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो को ओनर्स थे, को शेयर्स थे, वो सब इक्वली पे करेंगे। सेक्शन 67 डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्मेंट। तो जो भी बकाया जात या जो भी असिस्मेंट बकाया होगी पार्टीशन के पहले की, तो वो शख्स पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसकी इक्वली पे करेंगे। क्लास नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्लास नंबर 3 में ये कहता है कि जब पार्टीशन हो जाती है, पार्टीशन होने के बाद न्यू डेज क्रिएट होती हैं, तो क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि जो ज़मीन के ऊपर रेवेन्यू या टैक्स या असिस्मेंट जो रही हुई होती है बकाया जात, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में वो ओनर्स क्या करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी न किसी तरीके से फ्रॉड करते हैं, चालाकी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, या गलती से रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन कम करवा देते हैं, रेवेन्यू की रकम को छुपाते हैं। तो जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन में वो नोटिफिकेशन आता है कि न्यू पार्टीशन, न्यू देश बन गई है, तो रेवेन्यू ऑफिसर देखता है कि इसमें जो रेवेन्यू है वो कम अदा की गई है, इसमें कम ली गई है, रेवेन्यू इधर बहुत होता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर उस फ्रॉड, उस एरर को डिस्कवर करेगा। डिस्कवर करने के बाद वो ऑर्डर निकालेगा कि ये जो ज़मीन है या ये कुछ देश हैं जिसके बीच में पार्टीशन हुई है, तो उनको एक ऑर्डर भेजेगा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू की वो दोबारा होगी, और आपके ऊपर जो है ज़्यादा रेवेन्यू निकल रहा है, और आप जो है इक्वली जो जिस शख्स के बीच में पार्टीशन हुई है वो इक्वली पे करेंगे, और इक्वली जो पे करेंगे वो 12 साल के अंदर का जो भी एस्टीमेट होगा, 12 साल के अंदर जो भी फ्रॉड किया है इन लोगों ने, या जो भी रेवेन्यू कम पिलाया है या रेवेन्यू को छिपाया है, वो शख्स जिनके बीच में पार्टीशन हुई है वो जो है इक्वली सब पे करेंगे। तो जब रेवेन्यू ऑफिसर के पास कोई नोटिफिकेशन आया, तो रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर डिस्कवरी की, उसके बाद रेवेन्यू के पास क्या एक बेस्ट एविडेंस और इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई कि ये जो दे है या ये जो ज़मीन है इनके बीच में जो पार्टीशन हुई है, न्यू देश क्रिएट हुई है, इसमें क्या है रेवेन्यू के ऊपर फ्रॉड हुआ है, रेवेन्यू में गलती हुई है, एरर हुआ है, या चालाकी से डिस्ट्रीब्यूशन में कमी की गई है, तो उसको जो है रेवेन्यू ऑफिसर क्या है उन सब के बीच में बराबर फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आते हैं सेक्शन 145 की तरफ। सेक्शन 145 डिफाइन करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। तो जब पार्टीशन मुकम्मल हो जाती है, पार्टीशन के मुकम्मल होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर क्या करता है,
उस पार्टीशन के मुतालिक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उन पार्टीशन के मुतालिक कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, स्टैम्प पेपर तैयार करता है। उसमें रिकॉर्डेड होते हैं कि किस डेट के ऊपर पार्टीशन हुई और किस किस शख्स के बीच में पार्टीशन हुई। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पार्टीशन के मुतालिक, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे पार्टीशन के मुतालिक, वो सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड की जाएंगी। डेट, डे, नेम, जिन शख्स के बीच में पार्टीशन हुई है, A to Z ईच एंड एवरीथिंग जो भी पार्टीशन के मुतालिक होगी वो लिखी जाएगी। सेक्शन 145 के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। सेक्शन 146 सिंपली ये डिफाइन करता है डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अलॉटेड ऑन पार्टीशन। तो सिंपली इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि प्रॉपर्टी की पोजीशन कब डिलीवरी होगी और अलॉट पार्टीशन कब अलॉटेड होगी। तो सबसे पहले प्रोसेस ये कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बनाए हैं सेक्शन 145 के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं पार्टीशन के, जो भी इंस्ट्रूमेंट बने, उसके बनने के बाद आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट में आपका नाम इंटर होगा। इंटर होने के बाद क्या होगा, इंटर होने के बाद आप किसी भी वक्त उस प्रॉपर्टी को, उस पार्टीशन को अपनी पोजीशन में ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप उस पोजीशन को रिसीव करने के इंटाइटल्ड हैं। या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, लीगल हेयर्स हो, वो भी अलॉट कर सकते हैं अपनी पार्टीशन को, अपनी प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले सकते हैं। अगर जो शख्स अपनी पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं लेता तो उसके पास 3 साल का टाइम है कि 3 साल के अंदर अंदर वो रेवेन्यू ऑफिसर को किसी भी वक्त रिकवरी की या डिलीवरी ऑफ पोजीशन की, अलॉटमेंट की जो एप्लीकेशन है वो दे सकता है। अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई भी शख्स पोजीशन की डिलीवरी के लिए या अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं जमा करवाता तो वो प्रॉपर्टी मजबूरन रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने कब्ज़े में ले लेगा। अब हम आते हैं सेक्शन 147 की तरफ। सेक्शन 147 डिफाइन करता है अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली इफेक्टेड। तो सिंपली क्लास नंबर 1 में ये डिफाइन करता है कि इन केस जो पार्टीशन है किसी भी लैंड की, उसमें वो पार्टीशन होती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर के इंटरफेरेंस के बगैर दो शख्स या दो से ज़्यादा जिसके बीच में पार्टीशन हो रही है वो आपस में कर लेते हैं। तो उनमें से कोई भी एक पार्टी अप्लाई करेगी रेवेन्यू ऑफिसर के लिए कि आप कोई ऐसा ऑर्डर निकालें जिसमें आप पार्टीशन की बयान करें, पार्टीशन के मुतल्लिक बात करें। तो जैसे ही क्लास नंबर 2 में हम आते हैं, जैसे ही हमने पीछे सेक्शन 143, सेक्शन 144, 145, 146 में हमने जो बात की थी कि जब रेवेन्यू ऑफिसर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा और पार्टीशन के बीच जो भी फैक्ट हैं उसको फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद वो अपना ऑर्डर निकालेगा और जो भी सरकमस्टेंसेस थी उसको भी फाइंड करेगा। तो फिर वो जो है उस एप्लीकेशन को, पार्टीशन की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर नज़रसानी करेगा, उसको देखेगा और वो ख़ुद हिमसेल्फ जो है इस चैप्टर के मुताबिक वो अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन कर देगा, पार्टीशन को बयान कर देगा कि किस किस शख्स के बीच में पार्टीशन हुई है। सेक्शन 148 डिफाइन करता है पावर्स टू मेक रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गवर्नमेंट ने ये एम्पावर किया है कि पार्टीशन की जो मुकदमा पार्टीशन के मुतालिक जो भी कार्रवाई होती है उसके बीच में जो भी कॉस्ट, जो भी खर्चा होता है उसके मुतालिक आप कुछ रूल्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ये रूल्स बनाने का पावर सेक्शन 148 के तहत दिया गया है। अब आते हैं सेक्शन 149 की तरफ। सेक्शन 149 डिफाइन करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम। तो सेक्शन 149 सिंपली ये डिफाइन करता है कि कस्टम के मुताबिक ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन करना।
तो जब कस्टम इस्टेब्लिश होता है तो उस वक्त किसी भी ज़मीन की देय वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू या सब्जेक्ट टू पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है किसी भी लैंड ओनर की, वो कहते हैं कि हमने कस्टम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन की है, बट कस्टम के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही नहीं की गई। तो सही नहीं की गई तो रेवेन्यू ऑफिसर को वो एप्लीकेशन जो है रिसीव होगी। रिसीव होने के बाद रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा और रेवेन्यू ऑफिसर्स अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगा और पार्टीशन की प्रोसीडिंग को चलाएगा और देखेगा कि जो मुतासिरा शख्स है उसको आपने जो है ज़मीन में हिस्सा कम दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कम दी है, तो आप जो है अकॉर्डिंग टू कस्टम जो है उसको आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इक्वली दें, जो उसका राइट है उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन आप दें। अब आते हैं सेक्शन 150 की तरफ। सेक्शन 150 डिफाइन करता है ऑफिसर्स हु मे बी एम्पावर टू एक्ट अंडर दिस एक्ट। तो सिंपली जो भी प्रोसीडिंग जो रेवेन्यू ऑफिसर प्रोसीडिंग चलाएगा वो कम से कम असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर हो सकते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड से ऊपर हो सकते हैं, बट इसके नीचे जो भी ऑफिसर्स हैं रेवेन्यू वो इस किस्म की पार्टीशन के मुतालिक कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चला सकते। तो बेसिकली आज हमारा चैप्टर नंबर 11 पार्टीशन से मुतालिक जो भी था वो आज हो गया है क्लियर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।